हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे एग्ज़ाम का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम में आप लोगों से पूछा जाता है केल्विन्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ केल्विन्स लॉ या मॉडिफिकेशन इन केल्विन्स लॉ। 3 प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में करना है दोस्तों। यही हमारा टॉपिक होगा, 1.7 टॉपिक होगा। ट्रांसमिशन लॉसेस भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग इसे कर नहीं पाते हैं। और पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल फीचर्स ऑफ लाइन, इसको भी आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसको बहुत ही डिटेल में कराया है दोस्तों। ये वाला टॉपिक जो है सैग वाला, कैलकुलेशन ऑफ सैग, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे वे में क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल फीचर ऑफ लाइन, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विदाउट डेरिवेशन, यानी इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको भी कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एसी ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना की तो बात कर चुके हैं हमने, इफेक्ट ऑफ कोरोना एंड ये क्या लिखा है, रिमीडल, ठीक है, रिमीडल मेजर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कोरोना के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम बात करने वाले होंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इनका डेरिवेशन तो है नहीं, इन पे केवल बातें करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिकल लॉ, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। आप लोगों का सिलेबस जो है, आप लोगों का जो सिलेबस है वो ऐप पे लगभग ख़त्म होने वाला है इसका। यहाँ पे अब 2 लेक्चर और पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का पूरा जो क्लासेस है। आपको मैं बताना चाहूँ कि पावर फैक्ट आप लोगों का जो यू कहाँ पे ऐप पे जो क्लास है कहाँ तक ख़त्म हो गई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का जो चैप्टर 3 है पावर सब स्टेशन ख़त्म हो गया है आप लोगों के यूट्यूब पे, और सॉरी आप लोगों के ऐप पे। और पावर फैक्टर ख़त्म होने वाला है। पावर फैक्टर में हम बताएंगे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग किसका, कैपेसिटर बैंक्स। उसके बाद स्टैटिक वीआर, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आज के बाद जो लेक्चर होने वाला होगा उस पर ऐप पे, उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा चैप्टर 5 पे चलेंगे। उसके बाद हम बढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें अगर 4th सेमेस्टर के क्लास को, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं है। आप लोगों का जो रिचार्ज होता है उससे भी कम है, 149 रुपये, यानी 149 रुपये में आप पूरे क्लास को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, संचरण की मित्य व्ययता का सिद्धांत, इसे हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, इकोनॉमिकल लॉ, ठीक दोस्तों। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहला इसमें 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। इसमें जो हमारा होता है 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। पहला होगा फिक्स कॉस्ट, एक होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में समझना होता है। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, जो मतलब कि जैसे हमारा कंडक्टर हो गया, सपोर्ट हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, और भी जो चीज़ें हैं, पोल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को जो कास्ट होती है वो तो फिक्स होती है। इसमें आप लोग ज़्यादा इधर उधर तो नहीं कर सकते। लेकिन जो वेरिएबल कास्ट होती है उसके बारे में जैसे कॉपर लॉसेस बोल सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती रहती हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम पहले फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, जिसे हम अचल मूल्य बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टर लाइन, सपोर्ट, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म के मूल्य पर लगने वाला ब्याज तथा प्रतिदिन क्या है, दिन प्रतिदिन उनका मूल्य हास्य, यानी लॉसेस की बात करें, मूल्य हास्य तथा और उनके अनुरक्षण और उनके रिपेयर में लगने वाले फिक्स कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करती है। एक कौन सी, फिक्स कॉस्ट, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन लोडेड हो तो उस समय ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉपर लॉस होता है उस पर होने वाले खर्च, यानी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। यानी जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में कॉपर लॉसेस पे जो हमारा कॉपर लॉस जो होता है उसमें हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में ओवरलोडेड की कंडीशन में या लोडेड कंडीशन में, तो उसको हम जो उसका जो होने वाला खर्च होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है।
दोस्तों उद्देश्य क्या है केल्विन्स लॉ का, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि इसका मुख्य उद्देश्य कंडक्टर की साइज को कम से कम करना, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले खर्च को कम करना। यानी इसका उद्देश्य जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। केल्विन्स लॉ जो दिया था केल्विन ने, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो हमारा कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, वो क्या हो, बहुत ही पतला लगे और ज़्यादा मोटा भी ना लग जाए, ठीक है। जिससे हमारे जो पोल्स होंगे उस पर ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पोल्स पे ज़रा सा भी हमारा आधी तूफान आएगा तो हमारा पूरा पोल टूट के गिर जाएगा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए या फिर वेरिएबल रखने के लिए केल्विन्स ने अपना नियम दिया। इसमें क्या किया कि आप लोगों को जो ट्रांसमिशन सिस्टम करते हो जेई साहब, वो उसमें खर्च कम आए, इसलिए मैं आप लोगों को एक नियम बताता हूँ। वो नियम क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहा है इसने बताया है कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर है उसकी साइज कम से कम हो, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले खर्च को हम कम रखना चाहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है पहला, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस होती है निश्चित होने के बाद हम कंडक्टर की लंबाई कम नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया जा सकता है, ठीक है। यानी बात किया जाए, मान लीजिए हमारा एक पोल ए हो गया, एक पोल ए हो गया, ये तो फिक्स है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर लगेगा उसका जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वो फिक्स होगा, ठीक है। उसमें हम कम बेसी नहीं कर सकते, ठीक। इस बात को ध्यान रखें, ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है तो उसका मास जो होगा, मानी मास मतलब द्रव्यमान भी अधिक होगा, ठीक। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा तो हमारा मास यानी द्रव्यमान भी अधिक होगा, जिससे कंडक्टर का मूल्य भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उसके उसके अधिक भार के कारण क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, जैसे हमारा वायुमंडलीय दाब हो गया, बर्फ का भार भी अधिक होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इनको सहारा देने के लिए जो इंसुलेटर क्रॉस आर्म या टावर की साइज पर क्या होगा, टावर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब टावर की साइज जैसे दोस्तों आप लोग अभी तो बहुत ही नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन को हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो हमारे टावर लगे हुए हैं उनकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात इसमें इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे पहले किया जाना था उसके लिए बोला गया है। हालांकि अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी क्या आ गई हैं, मशीनरी वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही अच्छे वे में तैयार हो जाता है और एक मिनिमल प्राइस में। तो एक इसका देन है, केल्विन साहब का देन है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम का इकोनॉमिकल क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा हमारा सिस्टम, ठीक है, अगर साइज बढ़ जाएगी तो। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके विपरीत हम ध्यान रखते हैं, इसके विपरीत यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया घटती है तो कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बढ़ेगा। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखते हैं, इन्हीं दोनों मूल्यों को संतुलित करने के लिए केल्विन ने अपनी इकोनॉमिकल ला दिया। यानी कौन से मूल्य, एक होता है हमारा फिक्स्ड जो कास्ट होता है, एक वेरिएबल कास्ट। इन्हीं दोनों मूल्यों को संतुलित रखने के लिए हम क्या किया, केल्विन साहब ने एक नियम दिया है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो सारे मतलब फैक्टर थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि जो उन्होंने बताया, किसने, केल्विन साहब ने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य था दोस्तों उनका, ठीक है। अब चलते हैं इनके नियम पे। तो इनका नियम है दोस्तों केल्विन्स, एक यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिकल लॉ ऑफ केल्विन्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों, अगर मैं इनको बताना चाहूँ तो इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनको बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लिया हमारा इकोनॉमिकल लॉ ये है, इसको हम C1 लिखे हैं, C1 मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, C2 मतलब वेरिएबल कास्ट है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ से ही आप लोगों को याद हो जाए। क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने क्या लिया है, C1, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम C1 लिख देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम C2 लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम C2 लिख देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि C1 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और C2 हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। दोनों आप चीज़ों को समझ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट या वेट ऑफ यूनिट बोल देंगे। C1 किसके प्रोपोर्शनल में है, मास ऑफ यूनिट या वेट ऑफ यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे C1 जो है, C1 जो है, C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिख सकते हैं, मास मतलब होता है डेंसिटी, इसको रो लिख देते हैं, इंटू वॉल्यूम लिख देंगे, वेट मतलब वॉल्यूम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके गुणनफल हो जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, रो बराबर हम क्या, रो इंटू यहाँ पे लेंथ भी हो जाएगा,
वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी ये C1 है, ठीक। अब C1 जो है एरिया पे हमारा डिपेंड करता है, और ये दोनों हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, रो और एल। रो और एल को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लिए हैं, और ये हमारी जो C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला नियम तो हमारा यही बन गया कि C1 इक्वल टू हो जाएगा K1A। K1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी पहला नियम हमारा ये बन गया। पहला नियम आप लोगों से पूछा जाएगा तो पहला नियम क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू क्या बोल देंगे, K1A बोल देंगे, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1A हो जाएगा। ये पहला नियम है किसका, केल्विन साहब का पहला नियम तो यही हो गया। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, दूसरा नियम मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊं, C2 जैसे हम बोल दें यहाँ पे C2 जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, 1/A के हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ये हमारा बराबर K/8 K2 लिख देते हैं, क्योंकि K1 वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे K2/A हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा नियम हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। पहला नियम क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, दूसरा नियम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यही फिर से हम करने वाले हैं नाउ। अब देखते हैं C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I² R लॉसेस जो होता है, और यहाँ पे I² लॉस I² R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखेंगे यहीं पे हम R की वैल्यू आप लोगों को पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A होता है, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, I² को बाहर ले लिया और R की जो वैल्यू होती है रो L/A उसको हमने रख दिया, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को इसके पहले आप लोगों ने देखा रो Li, यहाँ पे हम तीन चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/A के हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, हम यहाँ पे K2 कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला जो होगा इसमें K1 कांस्टेंट होगा, इसमें हमारा K2 कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दूसरा नियम भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको एक दो बार आप लोग अपने से डेरिवेशन कर लेंगे तो इससे आप लोगों को पूरी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये आप लोगों को एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है अब तक का, ठीक है, और ये पूछा ही जाता है। अगर दोस्तों हम पूछे टोटल कास्ट हमारी क्या हो जाएगी, यानी जो केल्विन साहब ने बताया, तो इसमें टोटल कास्ट क्या हो जाएगी, C मतलब हमारे जो कास्ट है टोटल की बात करेंगे तो C=C1 + C2, यानी दोनों कास्ट को हम जोड़ के हम बता देंगे टोटल कास्ट, ठीक है। तो दोनों कास्ट को यानी C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1A हो जाएगी, प्लस जो C2 की वैल्यू है K2/A हो जाएगी, तो ये टोटल कास्ट हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर आ जाए तो इसको किसी भी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का किसके बराबर आ गया, टोटल कास्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे चलें दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग अपने से एक बार करते रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी, ठीक है। अभी रिवीजन भी जैसे कि मैं आप लोगों का कराता हूँ, उसमें अगर रिवीजन टाइम में बचता है आप लोगों के लिए तो मैं आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल कास्ट निकाल लिया। अब बोल रहा है फॉर मिनिमम वैल्यू टू टोटल कास्ट इज, यानी मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा टोटल कास्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है DC/DA, यहाँ पे हमारा ये टोटल कास्ट है और एरिया है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसका हम जैसे कि हम DC/DA लिखते हैं तो यहाँ पे K1 हो जाएगा इंटू K1 - K2/A2 हो जाएगा, ठीक है। तो A² है दोस्तों, A² है। तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, किसका, DC। अब देखेंगे C की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो C की वैल्यू तो यहाँ पे C भी रख लीजिए, नहीं C हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, C की वैल्यू तो ही रख रहे हैं, C हमारा यहाँ से कांस्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 - K2/A² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम देखते हैं इतने के बराबर 0 है हमारा, तो इतना हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, ये हमारा K1 - K2/A² हो जाएगा। और यही चीज़ें हम क्या कर लेंगे, अगर इसको इस साइड ले लेते हैं, यानी K1 बराबर क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, A², यानी इसे केल्विन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि K1A = K2/A हो जाएगा। ऐसे ही तो यहाँ पे गुणा कर देंगे या फिर इसको यहाँ पे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसे हम केल्विन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। K1 = क्या हो जाएगा, K2/A² होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बोल दिया कि C1 = C2 हो जाए, यानी हमारा जो फिक्स्ड कास्ट है वो वेरिएबल कास्ट के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हमारा A वाला एक जो A बराबर हो जाएगा √ में K1/K2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी K2/K1 हो जाएगा। ये इक्वेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है इस नियम का, जो हम क्या मतलब कि इससे हम क्या सीखे हैं, इस नियम को किस प्रकार से लिखना है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है।
क्या है कि इस नियम के अनुसार न्यूनतम वार्षिक संचरण, यानी न्यूनतम वार्षिक संचरण मतलब 1 साल की बात की जा रही है, उसमें ट्रांसमिशन व्यय की स्थिति के लिए पूंजी लागत पर ब्याज व मूल्यह्रास के कारण वार्षिक ब्याज का परिवर्तनीय अंग जो है K1A, और ए क्या है, ए आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ए एरिया है आप लोगों का, ठीक है। और चालक से व्यय ऊर्जा या वेरिएबल कास्ट का जो वार्षिक ब्याज है K2/A समान होते हैं। यानी किसमें कहा जा रहा है, ये दोनों यहाँ पे जैसे कि हमने बोला वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, यही बोला गया है यहाँ पे, ये पूरा नियम था हमारा केल्विन साहब का, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा मॉडिफिकेशन केल्विन्स लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया है कि जो आप लोगों का ये जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, केल्विन्स ने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। किसको 2 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है। यानी जो मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या हो जाएगा, इसमें पहला पॉइंट हमारा है K0 यहाँ पे लिखा गया है। K0 जो क्या है, जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, यानी K0 क्रॉस सेक्शनल के एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कंडक्टर को लाना, लेबर कास्ट, पोल या टावर को उठाने में खर्च जो आता है ये इसमें हमारा ना नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे नहीं रहेंगी, इंक्लूड नहीं होंगी किसमें, K0 में। अब K1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे K1 जो है जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पे A है, यहाँ पे तो A है ना, यहाँ पे A नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे A रहेगा वहाँ पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे A नहीं रहेगा वहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। निर्भर नहीं करता, जैसे इंसुलेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगने वाला खर्च इस पर निर्भर करेगा, यहाँ पे किसमें, दूसरे वाले में, जो हमने बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट को दो भागों में इन्होंने बांटा है। पहला था K0 हो जाएगा, जिसमें हमने क्या देखा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड नहीं करता है, जैसे हमारा लेबर कास्ट हो गया, पोल्स को या कंडक्टर को लाने की खर्च हो गई, इन सारी को हम नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही बात करते हैं दूसरा वाला जो उन्होंने बताया A=K1 में हम देख रहे थे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हमारा डिपेंड करता था, इसमें हम क्या करेंगे, इंसुलेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आने वाला खर्च होगा उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट बराबर पढ़ा होगा, क्या होता है, K1 होता है, लेकिन इसमें हमने इसको भी इंक्लूड किया है। जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बराबर, इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया है, तो K0 प्लस K1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने केल्विन्स या जो हमने मॉडिफिकेशन किया है तो इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आप लोगों को K0 में देख रहे हैं तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा था और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा था। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेम रहेगा, K2/A हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पे हम इसको C1 डैश कर देते हैं, इसको हमारा डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टोटल कास्ट की बात करते हैं, तो आप लोगों ने टोटल कास्ट इसके पहले पढ़ा था C1 + C2, इसमें हमारा यहाँ पे C1 डैश हो जाएगा, उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ें जो वैल्यू हैं यहाँ पे, मान लीजिए पहला वैल्यू ये हो गया, दूसरी वैल्यू हमारी ये हो गई, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू हैं उनको पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमारा मान लीजिए हमारा C की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ठीक, C की वैल्यू ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल कास्ट की, तो DC/DA आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, DC/DA 0 था। अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोस्तों, इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने के बाद हमारा जैसे आप लोग अचर पद का 0 कर देते हैं, अचर पद 0 हो गया, A का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, A के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो K1 हो जाएगा माइनस के यहाँ पे, अब देखेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो -A हो जाएगा, ये अवकलन का फार्मूला है, ठीक है। अवकलन करेंगे nx - n होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जैसे कि हम बात करते हैं, ये तो 0 हो गया, K1 माइनस क्या हो जाएगा, K2/A² हो जाता है, बराबर 0 कर लेंगे, और K1 = क्या कर लेंगे, K2/A² हो जाएगा। केल्विन्स इक्वेशन आप लोगों को इसके पहले भी देखा था आप लोगों ने, ठीक है। अगर यहीं से हम बात करते हैं A बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए, A² इधर लाइए, इसको नीचे लाएंगे तो K2/K1 हो जाएगा, और जैसे स्क्वायर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे इसमें अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, यही हमारा मेन था दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना था, ठीक है। अब ये आप लोगों को इसका समरी दे देंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कंडक्टर का सबसे इकोनॉमिकल साइज वहाँ पर प्राप्त होता है जहाँ पर वेरिएबल कास्ट
फिक्स कॉस्ट उस पार्ट के बराबर होगा जहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या करता है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केल्विन्स का जो हमारा कर्व बनता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं क्या होता है इसमें। हम पहले यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले पार्ट में हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इस वाले हम एक्सेस पे क्या रखेंगे, एनुअल कॉस्ट रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, जो हमारा फिक्स कॉस्ट था, फिक्स्ड जो हमारा है वो तो कांस्टेंट रहता है, C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ए के हो जाता है। लेकिन यहीं पे हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, ये वेरिएबल मतलब वेरी करता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो आ रहा है पॉइंट ऐसे ऐसे करके, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, यानी C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के लिए हमने देखा था दोस्तों, कुछ पॉइंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हमने C डैश बोला था। C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन हमारा पॉइंट हो जाता है मैक्सिमम पे हमारा देखते हैं, तो जो कर्व है ये दोनों किस पे हो जाता है, यही हमारा हो जाएगा K0 + AK1 हो जाता है दोस्तों। इसको आप लोग बना लेंगे अच्छे से, ताकि आप लोग एग्जाम में आए तो इसको आप लोग ड्रा कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे क्या है, इसमें इसी कर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कर्व में दिया गया है उसी को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, यह वक्र जो है या यह कर्व जो है चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वार्षिक व्यय C के बीच खींचा जाता है। किसके आप लोगों ने देखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वार्षिक व्यय के बीच में खींचा गया था। ठीक है, यानी रनिंग कॉस्ट के बीच में खींचा था। ठीक है, एक बार फिर से दिखाना देना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल कॉस्ट यानी जिसे वार्षिक व्यय बोलते हैं, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में यह कर्व खींचा जाता है। पहला पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, किसके बीच खींचा जाता है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे C1 डैश है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है शायद, यहाँ पे C1 है। ठीक है, ये C1 है, C1 डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से लाता हूँ। ठीक है, C1 डैश इक्वल टू K0 है, एक सरल रेखा जो बिंदु N से गुजरती है, आप लोगों ने देखा। अब देखते हैं C1 इक्वल टू AK1 हो जाएगा, एक सरल रेखा जो बिंदु O से गुजरती है। ठीक है, ये सरल रेखा है। ठीक है, अब देखेंगे C2 इक्वल टू K2/a, यहाँ आयताकार अतिपरवलय जो बिंदु P से होकर गुजरती है, किससे, बिंदु P से होकर गुजर रही है ये। ठीक है दोस्तों, अब दोस्त यहाँ पे भी आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बिंदु P पर C1 और C2 परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। P बिंदु पर C1 और C2 परस्पर एक दूसरे को काटते हैं इस दशा में जहाँ C1 बराबर C2 होगा, जहाँ पे क्या होगा, C1 बराबर C2 होगा। इसलिए यही बिंदु क्या होगा, सैद्धांतिक रूप से केल्विन के इकोनॉमिकल रूल यानी कि लॉ जो है को सिद्ध करता है। इस बिंदु पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2/√K2/K1 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अब यदि K0 को ही क्या कर दिया, फिक्स कॉस्ट में जोड़ दिया जाए, तब C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, K0 + AK1 हो जाएगा। ग्राफ जो बिंदु N से गुजरता है या N से होकर गुजरता है वही मिलेगा हमें। ठीक है, फाइनली टोटल कास्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा C1 + C2, या इसी को हम इतना लिख सकते हैं, को ग्राफ में क्या करते हैं, खींचते हैं। इस अंतिम वक्र के निम्न बिंदु से खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा बिंदु P से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये पॉइंट है आप लोगों का केल्विन से इकोनॉमिकल लॉ का। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिमिटेशन है, लिमिटेशन को भी आप लोग इसी लेक्चर में देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 4, 5, 6 पॉइंट है, इनको याद रख लेते हैं आप लोग। जल्दी हम देख लेते हैं। चालक में ऊर्जा क्षति वर्ष भर के लिए क्या होता है, समान नहीं रहता है, यानी जो हमारा लॉसेस होता है हमारे लाइन में, क्या वो 1 साल के लिए समान रहता है दोस्तों। आप लोग कहेंगे नहीं सर, एक समान कहाँ रहता है, हमारा वेरिएबल यानी बढ़ता घटता रहता है। जबकि केल्विन्स ने कैलकुलेशन करते समय वर्ष भर यहाँ पे लिखा है, वर्ष भर समान माना था, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया था, समान मान लिया था। इनकी लिमिटेशन के बारे में बात किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो लाइन होता है वो मतलब 1 साल में क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। और लेकिन केल्विन साहब ने क्या कर लिया था, इसको एक समान मान के इन्होंने क्या किया था, इस नियम को दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है केल्विन नियम के द्वारा प्राप्त कंडक्टर की साइज कंडक्टर की धारा वहन क्षमता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, उनके अनुसार कहा जा रहा है, जबकि वास्तव में कंडक्टर की साइज धारा वहन के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, इनकी लिमिटेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर इनका लिमिटेशन जो होता है, इतने पे ही लिमिट है ये।
धारा वहन क्षमता के अनुसार प्राप्त कंडक्टर का साइज केल्विन के नियम के द्वारा प्राप्त कंडक्टर के साइज से कम होता है। ठीक है, इसलिए केल्विन नियम द्वारा प्राप्त कंडक्टर की साइज कई बार धारा वहन क्षमता के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि केल्विन के नियम के द्वारा प्राप्त चालक की मोटाई कम होने के कारण फुल लोड, यानी यहाँ पे हमने फुल लिख दिया है भाई, फुल लोड इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, फुल लोड और ओवरलोड पर लाइन में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अधिक होता है, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है। तो देख सकते हैं इसके लिमिटेशन को, देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस नियम के द्वारा प्राप्त कंडक्टर का व्यास क्या होता है, कम होने के कारण कोरोना लॉसेस जो होता है या कोरोना पावर लॉस जो होगा बढ़ता है, जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता घट जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का कि पूंजी का लागत पर लागू किया गया ब्याज और मूल्यह्रास से सदैव समान नहीं होती है। यानी इन चीज़ों को, यानी ब्याज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती घटती रहती हैं, जबकि केल्विन नियम में इनको पूरे वर्ष समान रखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं केल्विन के जो लिमिटेशन थे 6 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। लिमिटेशन आप लोगों को पूछा जाता है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों नेम ऑफ लाइन पैरामीटर। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेम ऑफ लाइन पैरामीटर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जो था दोस्तों इकोनॉमिकल लॉ था केल्विन्स का, ये आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे वे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।